Hey everyone, so welcome to lecture number 5 of mole concept revision for this year NEET. So in lecture number 4, guys, I have discussed about the percent composition and what kind of questions can be asked from percent composition, right? So lecture number 5, we are starting with a question, right? Okay, so see what is the question? Question is, there is a chlorophyll, okay? Chlorophyll contains 2.68% of magnesium by mass. ओके, आपसे पूछ रहा है दी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 9.6 ग्राम ऑफ 9.6 ग्राम ऑफ chlorophyll is, okay, and these are options: 6 into 10 power 22, 6.45 into 10 power 21, and 3.01 into 10 power 21, and last option is 3.22 into 10 power 22. Okay, so this is the question and we have to solve it. Okay, so see, ये क्वेश्चन है बहुत आसान. ओके, देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमें ये देखना है कि ये लिखा है 2.68% मैग्नीशियम बाय मास. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो है, इसका अगर मेरे को इसको डिकोड करना है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से डिकोड कर सकता हूँ. इसका मतलब है कि 100 ग्राम क्लोरोफिल सी लिख रहा हूँ. 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, ये हमें पता चल चुका है, राइट. अब हमसे पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स बताने हैं 9.6 ग्राम क्लोरोफिल में. तो पहले ये पता कर लें कि यार 9.6 ग्राम में कितना मैग्नीशियम है. तो 100 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा गाइस? 2.68 डिवाइड बाय 100. और हमें किस में निकालना है? 9.6 ग्राम में, ठीक है. तो इनटू क्या कर देंगे हम लोग? इनटू हम कर देंगे 9.6. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2.68 इंटू 9.6, ओके, एंड तो ये आएगा लगभग 0.257 ग्राम के आसपास, ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.257 ग्राम. ओके, अब इतना मैग्नीशियम है इसमें 9.6 ग्राम क्लोरोफिल में. अब इसमें एटम्स निकालने, तो एटम्स निकालने के लिए क्या करें? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, राइट. तो इफ़ आई डिवाइड इट बाय 24, so I'm getting moles 0.0107 approx. Okay, and these are moles. So now if I want atoms, I have to multiply with Na. So if I multiply with Na, 0.0107 into 6.022 into 10 power 23. क्लियर? ये आएगा आंसर अपने पास. चलो एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू कर देते हैं, इसको 6 मान लेते हैं इसको लगभग, ठीक है. तो ये आंसर हमारे पास बन रहा है 0.6425 इंटू 10 पावर 23, ठीक है. ये आंसर हमारे पास बन रहा है. अब आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि सर ऐसा तो कोई आंसर है नहीं. तो अगर आप बी ऑप्शन है तो हम बी ऑप्शन को ऐसा बना सकते हैं, ठीक है. क्या करें? यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो 21 बन जाएगा ऊपर. तो वो 2 ज़ीरो जो हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास बन जाएगा 6.45 के आसपास, इनटू बन जाएगा 10 की पावर 21. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है. तो आप देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको लाइन टू लाइन क्या करना है, इनको रीड करना है. ओके, अंडरस्टूड. चलिए, तो ये बात तो होगी हमारे पास किसकी? परसेंट कंपोजिशन की. क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक्स का, ठीक है. तो देखो अब अगला हमारे पास क्या है नए टॉपिक्स में. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं. कौन सा? दैट इज एम्पेरिकल एंड दैट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है. दैट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
ठीक है, अब इसको भी जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो ठीक है, देखो इसको सबसे आसानी से रिवाइज करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले लिख रहा हूँ और आपको उनके क्या बताने हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया मैंने, लेट्स से C6H6, तो एम्पेरिकल फार्मूला होगा C1H1। ठीक है, तो देखो यहीं से मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है रियल फार्मूला। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम हैं। जैसे बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बता रहा है कि इसके एक मोल में 6 मोल कार्बन है और 6 मोल हाइड्रोजन है। एक्चुअल नंबर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताए वो उसको बोलते हैं रियल फार्मूला, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये जो 1:1 बता रहा है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम समझ चुके हैं कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो नॉट अ रियल फार्मूला, ये रियल फार्मूला नहीं होगा। राइट, ये आपको रियलिटी में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो नहीं बता रहा है। ये आपको क्या बताता है, ये है सिंपल, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, अब थ्रू आउट हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या है ये गाइस, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। क्लियर है? अच्छा, इसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, चलो एक दो सवाल इस पे और करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ C2H6, ये बन गया अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलो इसका हम बनाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, तो बनेगा C1H3। अगेन आपने क्या किया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लिया। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 मीथेन। अब देखो इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या बनेगा, C1H4, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो देखो नीट में एक ये भी स्टेटमेंट आ सकती है क्या, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा डिफरेंट होते हैं, तो आपको इस स्टेटमेंट को क्या बोलना है, फॉल्स बोलना है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। अंडरस्टूड? तो पहली बात तो हमें ये समझना था, छोटे मोटे जो भी रीजनिंग के सवाल आएंगे तो उनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि इसमें जो है वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, तो चलिए इसमें मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे इनका दे रखा है परसेंट कंपोजिशन, मतलब अगर 100 ग्राम कोई कंपाउंड है तो उसमें इतना इतना ग्राम है, या मास परसेंट बोल दो। मास परसेंट दे रखा है कार्बन का 42%, ओके, हाइड्रोजन का दे रखा है 10% और ऑक्सीजन का दे रखा है 48%। क्लियर है? और आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है कि बताओ इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप ये 100 ग्राम कंपाउंड मान लो, मानने को कुछ भी माना जा सकता है, 100 ग्राम मान लो, तो 100 ग्राम में कार्बन कितना ग्राम है, 42 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, और रिमेनिंग 48 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये मान लिया आपने 100 ग्राम में। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमें ये निकालना है कि कार्बन के कितने एटम होंगे। तो अगर इसके एटम निकालने हैं तो आप ऑब्वियसली इसके मोल्स निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.5। सिमिलरली यहाँ क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 10। यहाँ क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ क्या आएगा गाइस, यहाँ आएगा 3। ठीक है, आएगा। अब हमें क्या करना है कि ये मोल्स आए, अब एटम्स होंगे इनटू Na। ठीक है ना, यहाँ आएगा इनटू Na, यहाँ आएगा इनटू Na, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप रेशियो लोगे तो Na तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो आएगा 3.5 10 3। लेकिन ध्यान रखें हमें चाहिए होल नंबर रेशियो। इज इट अ होल नंबर? नो, 3.5 इज नॉट अ होल नंबर। सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट अ नंबर विद विच वी कैन मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल होल नंबर रेशियो. So the number that comes to my mind is 2, right? So here we will write 7, here we will write 20 and here we will write 6. अब इससे ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं कर सकते, तो दिस इम्प्लाइज ये जो क्वेश्चंस था इसका आंसर आएगा C7H20O6। ये आ गया आपका कौन सा फॉर्मूला, ये आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला।
राइट। तो देखिए ऐसा नहीं कि टेबल आप याद करो, बस आप फॉर्मूल बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान दो। ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो, बस वही आपको निकालना है। क्लियर है, हो जाएगा ये, राइट। चलो इस पे हम लोग एक और सवाल लेते हैं, एक आप करके दिखाइए जल्दी से। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है कार्बन, मेरे पास है हाइड्रोजन, मेरे पास है ऑक्सीजन और मेरे पास है नाइट्रोजन। कार्बन का जो मास परसेंट है वो आपको दे रखा है 30, हाइड्रोजन का दे रखा है 10, ऑक्सीजन का 32 और नाइट्रोजन का दे रखा है 28। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, तो आपको पता है आपको मोल्स निकालने हैं। तो आप इसमें 100 ग्राम मान लोगे तो इसमें आएंगे 30/12, इसमें आएगा 10/1, इसमें आएंगे 32/16 सॉरी, एंड इसमें आएगा 28/14। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो देखिए 30/12 करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है देखो 2.5, यहाँ से आ रहा है 10, यहाँ से आ रहा है 2, यहाँ से आ रहा है 2। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि होल नंबर रेशियो बन जाए 2 से, तो यहाँ आएगा 524 और क्या आएगा 4। अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, तो दिस इम्प्लाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C5H20O4N4। क्लियर, ये आ गया देखो आपके किसका आंसर, एम्पेरिकल फॉर्मूले का, राइट। तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये, इस तरह से अगर आप इनको सोचोगे। चलिए अब हम इसमें एक और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या है ट्रिकी सवाल हमारे पास, तो देखिए लेट्स से, ओके एक मिनट, ओके सो लेट्स से, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, देखना इसमें काफ़ी लोग गलतियां करते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और अब मास परसेंट की जगह यहाँ लिखा है मोल परसेंट। इसका मोल परसेंट दे रखा है 20%, इसका मोल परसेंट दे रखा है 25%, इसका मोल परसेंट दे रखा है 30% और इसका मोल दे रखा है 25%। ठीक है, ये है सवाल। तो देखो अब हमसे अगेन क्या पूछ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, मास परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम में इतना, तो मोल परसेंट का मतलब होगा कि अगर 100 मोल है तो 100 मोल में से कार्बन के कितने मोल हैं, 20 मोल हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 25 मोल हैं। सल्फर के कितने मोल हैं, 30 मोल हैं। और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 25 मोल हैं। यही मतलब है, यही मतलब है मोल्स का। ठीक है, अब एग्जाम स्टूडेंट क्या करता है कि उसको मास परसेंट की आदत होती है, तो वो क्या करता है इसको 12 से डिवाइड करने लगता है एग्जाम में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये तो मैंने आपको ऑलरेडी मोल परसेंट दे दिया, आपको मोल्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिए। तो एटम्स आएंगी 20 × Na, 25 × Na, Na सबका कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब हमें इसी का ही सिंपल होल नंबर रेशियो बनाना है। क्लियर। तो देखो एक और तरीका होता है सिंपल होल नंबर रेशियो बनाने का, कि जो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5/4। ठीक है, यहाँ आएगा 3/2 और यहाँ आएगा 5/4। क्लियर है। अच्छा अब क्या करें, बना क्या सिंपल होल नंबर रेशियो, नहीं बना। तो इसको ऐसा करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और अगेन क्या आ गया यहाँ पे, 5 आ गया। क्लियर है। तो देखो इसका आंसर बन जाएगा C4H5S6O5। ये इसका आंसर बन जाएगा किसका, एम्पेरिकल फॉर्मूले का। क्लियर है सबको। तो बस आप यहाँ पे यही गलती कर सकते हो कि आप मोल परसेंट को ही मास से डिवाइड करने लग जाएं, लेकिन ध्यान रखें वो हम तब करेंगे अगर मास परसेंट दिया है। अगर डायरेक्ट मोल परसेंट दिया है तो आप सिंपल डेफिनेशन लगाओ, मोल पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब डिफरेंट एटम्स क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर है। तो आई थिंक अब इस तरह के सवाल जो हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपको। अंडरस्टूड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, इसमें मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि मान लो ये है हमारे पास C6H12O6। ठीक है, तो देखो इसका जो मोलर मास होगा
1 मोल का मास, वो आएगा आपके पास 180 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, C1H2O1। इसका जो मास आएगा, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूले से मास निकालते हैं तो इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अच्छा अब वो कितना आएगा, तो अगर आप वो देखोगे तो आएगा 12 + 2 14। ठीक है, 14 + 30 आएगा, आ गया। ठीक है, तो देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकलता है मास उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और जो एम्पेरिकल फार्मूले से निकलता है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास। अच्छा, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, एन होता है MFM डिवाइड बाय EFM के बराबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो देखो इसमें अगर मैं एन निकालूं तो वो आएगा 180/30। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 6। आ गया, 6 आ गया। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में एक रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, और आई थिंक ये दिख भी रहा है आपको, और यहाँ पे n का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में कि मान लो आपको आगे कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला वो निकालने को बोल दे। ठीक है, जैसे चलो मैं इसी सवाल में बता देता हूँ आपको, जैसे ये हमने किया था, राइट। तो मान लो अब इसमें बोलता मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, अगर वेपर डेंसिटी जो है कंपाउंड की लेट से x है, तो आप क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी को क्या करते हैं, मोलर मास बाय 2 करते, तो यहाँ से मोलर मास आ जाता कितना, 2x। अब अगर आपको एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको n निकालना होता, तो आप मोलर मास डिवाइड बाय यहाँ से निकालते, लेट से इसका मास आता y आ जाता, और फिर क्या करते मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करते n टाइम्स किसका कर देते, एम्पेरिकल फार्मूले का। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये आपसे अब हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपली डेफिनेशन पे फोकस करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उस पर आपको फोकस करना है, राइट। अब हम जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो इस पे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, और मेरे को लगता है कि जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका ये टॉपिक अच्छा होगा, लेकिन फिर भी एक बार सुनिए, इसमें मैं सारी वैरायटी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखो इसमें ना सबसे पहले हम एक इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं और उसको समझते हैं, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। इसको बोलते हैं हैवर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाने का तरीका है, इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आयरन के फाइन पार्टिकल्स को। ठीक है, अच्छा अब देखो इस इक्वेशन को जो हमने लिखा है, इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है, बैलेंस्ड, राइट। ओके, और हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसकी वैलिडिटी बनी रहे, राइट। अब देखो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप इस तरह से रीड कर सकते हो, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, इसका है 3, इसका है 2, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं 1 मोल N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल H2। अगर N2 का 1 मोल होता तो वो उसको H2 के कितने मोल लगते रिएक्ट करने के लिए, 3 मोल। तो मान लो अगर N2 के 2 होते तो H2 के कितने लगते, 6 लगते, ये उसके बारे में बता रहा है। तो अगर 1 मोल N2 का पूरा पूरा रिएक्ट हो जाए 3 मोल H2 के साथ, तो हमें मिलता है 2 मोल अमोनिया। ठीक है, एक तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हमें इस तरह से रीड करना आना चाहिए, नॉट ओनली इन मोल्स, यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, ऐसे भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 molecules of H2 and produces 2 molecules of ammonia। आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू आर नीड, कि आर ऑफ नीड क्या है, मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है, मोल्स में पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा और कैसे रीड कर सकते हैं, तो देखिए एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं गेल-सॉक्स लॉ, जिसके बारे में मैं डिस्कशन अभी थोड़ा बाद में करूँगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ। वो क्या बोलता है कि कोई गैसियस रिएक्शन है, तो अगर वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस पे हो रहा है, जो कि जनरली होता भी है, पर और वो गैसियस रिएक्शन है, तो जो बात आप मोल के लिए बोल सकते हो वही बात आप उनके वॉल्यूम के लिए भी बोल सकते हो।
जिस मोल रेशियो में गैसेस रिएक्ट करती हैं उसी वॉल्यूम रेशियो में भी रिएक्ट करती हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको बोलते हैं गेल-सॉक्स लॉ। तो देखो ये डेफिनेशन बोलने पे फील नहीं आता है। देखो फील कैसे आता है, फील ऐसा है कि मान लो हमें चाहिए, हमारा V लीटर N2 का रिएक्ट हो रहा है, तो अगर इसका V लीटर हो रहा है तो अपने को चाहिए H2 का 3V लीटर H2 का। तो और जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो बनेगा 2V लीटर ऑफ अमोनिया, ये बनेगा। तो ये होता है गेल-सॉक्स लॉ। सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए लगाएंगे कि जो बात मोल्स के लिए बोल सकते हो वही बात वॉल्यूम के लिए बोल सकते हो। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये ऐसा छोटा मोटा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। गलत है ना, मोल्स कहाँ कांस्टेंट रह रहे हैं? यहाँ 4 मोल थे, 4 से 2 मोल बने, मोल्स कांस्टेंट नहीं रहते हैं। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। गलत है। क्या मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रह रहे हैं क्या? नहीं भाई, पहले 4 मॉलिक्यूल्स थे, अब तो 2 मॉलिक्यूल बन गए। इन अ केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम इन विच गैसेज रिएक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। गलत है। पहले कितना था? 4 लीटर, अब कितना हो गया? 2 लीटर। तो बताओ फिर कांस्टेंट क्या रहता है? तो गाइस क्या कांस्टेंट रहता है? क्या कांस्टेंट रहता है? सिर्फ और सिर्फ एटम्स। ठीक है, क्या कांस्टेंट रहती हैं? एटम्स। एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो एटम्स क्या रहती हैं? कांस्टेंट। और एटम्स के साथ साथ आप बोल सकते हो मास क्या रहता है? मास भी क्या रहता है? कांस्टेंट। ना तो मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहते हैं, ना तो मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एटम्स रहते हैं कांस्टेंट और मास रहता है कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये छोटी सी बात, इस तरह से अगर आपने रीडिंग कर ली तो फिर तो स्टोशियोमेट्री में आपको 1 से 2, 2 से 4 बस यही लगाना है और आंसर पे आंसर आएंगे आप लोगों के। क्लियर है? तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब देखो इसमें हम डिस्कस करते हैं केस 1। ठीक है, अब देखो केस 1 क्या बोलता है? सिंगल रिएक्टेंट ओनली, सिंगल रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 2A गिव्स अस 3B प्लस 4C प्लस D। ये कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल। बोलता कि अगर मैंने इसके लिए 4 मोल, तो आपको बताना है कि B के कितने बनेंगे, C के कितने बनेंगे और D के कितने बनेंगे। तो देखो अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो हम ये मानेंगे ये पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, तो B इससे बनेगा, C इससे बनेगा, D इससे बनेगा। अब कितना कितना बनेगा कैसे देखें? बहुत इजी रहता है। आप ये देखो कि इसमें आप ये लगाओ यूनिटरी, अगर इसके 2 मोल होते तो इसके कितने बनते? 3। तो देखो इसमें लगा रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, 2 से बनते 3, तो 1 से बन गया 3/2, तो 4 से बनेगा इंटू 4। तो इस केस में जो आंसर आएगा गाइस वो आएगा 6 मोल। बहुत इजी है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से बनते 4, तो 1 से बनता कितना बनता? 2। ठीक है, तो बताओ 4 से कितना बनता? 2 इंटू 4 दैट इज 8 मोल। ठीक है, अच्छा डी की बात करते हैं। 2 से बनता 1, तो 1 से कितना बनता? हाफ। तो बताओ 4 मोल से कितना बनता? हाफ इंटू 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 2 मोल्स। क्लियर है? तो देखो सिंगल रिएक्टेंट में तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट लगाओ यूनिटरी लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, क्लियर है सबको? 2 से 3 बनता, 1 से इतना बना तो 4 से इतना, 2 से 4 बनता, 1 से इतना बना तो 4 से इतना, 2 से 1 बनता, 1 से इतना बना तो 4 से इतना। इतना सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करना है तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कहाँ आती हैं, तो मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे ठीक है, मैं आपसे पूछ लूँ कि हमारे पास है NaNO3 सॉलिड। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूँ ऑन हीटिंग 5 मोल ऑफ NaNO3, how many moles of O2 gas are obtained। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन
अब होता क्या है कि कभी कभी एग्जामिनर रिएक्शंस नहीं देता है, तो ये रिएक्शंस कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। इसमें बनता है सोडियम नाइट्राइट प्लस बनता है हाफ O2 गैस। ये है इसका बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये आपको खुद सोचना था, ठीक है। अब अगर ये आपको पता है तब तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में, क्या करेंगे बताओ। इसका ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, चेक कर लो। यस इट इज़ अ बैलेंस्ड। इसके एक मोल से कितना मिलता, हाफ मोल। एक मोल से मिलता हाफ मोल, तो बोलता 5 से कितना मिलता, तो एक से मिलता हाफ, तो 5 मोल से मिलता 5/2 मोल। दैट्स इट, क्वाइट सिंपल, राइट। सो इन द एंड ऑफ दिस केस दैट इज सिंगल रिएक्टेंट में कुछ आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो एक नोट की फॉर्म में कुछ रिएक्शंस हैं, ये काफ़ी काम के रिएक्शंस हैं। जैसे देखो लिथियम नाइट्रेट जो है ना, उसकी हीटिंग करेंगे तो हमें मिलता है Li2O प्लस NO2 और प्लस मिलता है O2 गैस। देखो इसकी बैलेंसिंग जो है वो आप लोग खुद कर सकते हो। यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 4, ओके। तो ये कितना हो गया, 8, 10, 12। हाँ, तो ये देखो ये बैलेंस्ड होगी। देखो अगर ये इक्वेशन नहीं दी जाए तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कोई बताएगा इसमें ब्राउन गैस कौन सी है, तो ध्यान रखें ये जो NO2 है इसको हम कौन सी गैस बोलते हैं, ब्राउन गैस। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो लिथियम नाइट्रेट ऐसे टूटता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट इससे बिल्कुल अलग टूटता है। पहले सोडियम नाइट्राइट और फिर ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। सेम इसी का भाई है पोटाशियम नाइट्रेट, वो भी ऐसे टूटता है, वो KNO2 बनाता है और फिर बनाता है हाफ O2 गैस, ठीक है। ओके, अच्छा और बात सुनिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है। Na2CO3 तो टूटता ही नहीं है, ठीक है। K2CO3 ये टूटते ही नहीं है। दे आर थर्मली स्टेबल कार्बोनेट, ठीक है। ये नहीं टूटते, दे डू नॉट अंडरगो डीकम्पोजिशन इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं टूटते हैं। तो जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP बाय हीटिंग 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बोलता कि अगर सोडियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, क्वेश्चन समझना, बोलता सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो CO2 का कितना वॉल्यूम जो है वो हमें STP पे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर आता है 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है तो वॉल्यूम मिलना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अभी रिएक्शंस ख़त्म नहीं हुए, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ओके चलो, और मैं एक बार एक दो और लिख देता हूँ। एक तो ये रिएक्शन आई थिंक आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, लेड नाइट्रेट। इसको हीट करते हैं तो PbO बनता है, NO2 बनता है और साथ में हमारे पास बनती है हाफ O2 गैस, ठीक है। तो इसकी जो है वो बैलेंसिंग भी आसानी से की जा सकती है। तो इसको आप कर लो 2, ठीक है। कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, 5, 6, हाँ 6 हो गए, ठीक है। तो हो गया ये बैलेंस, ठीक है। ओके, यहाँ भी NO2 कैसी गैस है, ब्राउन गैस। बस अब मोल्स दे दो, उस यूनिटरी लगाओ, आंसर पाओ। अच्छा ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, जिंक में अगर हम HCl डाल दें तो ये आपको ध्यान रखना है ZnCl2 बनता है और कौन सी गैस मिलती है, H2 गैस। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। फिर आपको ध्यान रखना, अच्छा ये वाला रिएक्शन भी कुछ लोग भूल जाते हैं, AgNO3 प्लस NaCl जब रिएक्ट करते हैं तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इनका इसका एक, ठीक है। अभी चलो वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स पे, लेकिन ये कुछ मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। फिर हमारे पास इसमें और भी एक दो रिएक्शन है, ये भी आप ध्यान रखना। सिल्वर कार्बोनेट जो है जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से टूटता है, AgCO2 और हाफ O2 गैस, ऐसे टूटता है ये। क्लियर है, इसमें ऐसे आप बैलेंसिंग कर सकते हो। Ag2CO3 कुछ इस तरह से टूटता है, क्लियर हो गया। अच्छा, अच्छा एक ये भी याद रखना, पोटाशियम क्लोरेट जो है वो कुछ इस तरह से टूटता है, KCl प्लस 3/2 O2 गैस। क्लियर। तो जो थोड़े थोड़े इसमें इम्पॉर्टेंट
रिएक्शंस थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको एक बार इनको ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर इनके प्रोडक्ट्स नहीं दिए होंगे तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चंस तो इस पे बहुत आसान है, क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही कर दोगे। जैसे मान लो इसी पे क्वेश्चन बना लेते हैं कि बोलता है कि हमें चाहिए 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। बोलता इसको लाने के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, अब आप उल्टा यूनिटरी लगा दो ना। बताओ 3/2 मोल्स हैं, 3/2 मोल्स के लिए, 3/2 मोल्स O2 के लिए इसके कितने मोल चाहिए, 1 मोल KClO3। लगा पा रहे हैं क्या, रिवर्स में यूनिटरी है ना, ऐसे लगा दो। तो बताओ इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए होता है, एक के लिए चाहिए होता है 1/3/2, दैट इज 2/3 मोल KClO3, इतना चाहिए होता है। अब बोलता है 5.6 लीटर के लिए कितना चाहिए, तो इसमें मोल्स कितने हुए, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, तो वो हो गए कितने 1/4 मोल। तो बताओ 1 मोल के लिए इतना, तो 1/4 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/3 इंटू 1/4 मोल KClO3, ठीक है। जिसका आंसर आ गया 1/6, ऐसे सोचो 1/6 मोल ऑफ KClO3 ये चाहिए अपने पास, ठीक है। तो इस तरह से दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस गाइस, सो वी डोंट हैव टू वरी मच अबाउट देम, ओके। सो ये तो मैंने आपको आज बता दिया सिंगल रिएक्टेंट के बारे में, क्लियर है। अच्छा अगली क्लास में मैं स्टार्ट कर दूंगा किसका को डिस्कशन, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो क्या होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, परसेंट प्योरिटी के क्वेश्चंस। ये सारा डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। और मैं लेक्चर्स को जानबूझ के शॉर्ट रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बात देखी है कि जब आप रिवाइज़ करते हो और जब आप रिवाइज़ जो है वो चंक्स में करते हो, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते हो, तो उसकी रिटेंशन जो है आपके ब्रेन में ज़्यादा रहती है। ऐसा आप एक पूरा चैप्टर 6 घंटे में रिवाइज कर लो तो उसकी रिटेंशन आप देखना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, उसकी रिटेंशन जो वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड कीप ऑन स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड अचीव योर ड्रीम्स। थैंक यू।